शुभ मध्याह्न बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद एवं उपसर्ग की परिभाषा, प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय और उपसर्ग के प्रयोग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है आपके पाठ्यक्रम में संयुक्त व्यंजन, अलपराण, महाप्राण एवं संज्ञा और उसके भेद, उपसर्ग और प्रत्यय ये व्याकरण के विषय सम्मिलित किए गए हैं। संयुक्त व्यंजन, अलपराण की पुनरावृत्ति हमने पहले कर ली थी, इसलिए उनकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। आप उनके बारे में विस्तार से समझने के लिए उनके वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम संज्ञा और उपसर्ग प्रत्यय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए संज्ञा और उसके भेद। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा कहते किसे हैं और संज्ञा में कौन कौन से शब्द सम्मिलित होते हैं। प्यारे बच्चों, संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि संज्ञा क्या होगी? प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव और दशा। प्राणी से यहाँ मनुष्यों को बोधित किया गया है, संबोधित किया गया है। वस्तु से हमारे आसपास की जो वस्तुएं होती हैं, घर है, मेज, कुर्सी, कार हो गई और भी जो दूसरी वस्तुएं हैं। स्थान से आंगन, घर, बाजार, शहर, ये सारे स्थान हैं। जाति से यहाँ बोधित किया गया है समुदाय को, समूह को, ना कि हमारी जातियों को। जो वस्तु इस संसार में समूह में होगी वह सब जाति में आ जाएगी। भाव से अभिप्राय है हमारे मन के भावों से, और दशा हमारी दशाओं से सूचित किया गया है। इस तरह से संज्ञा की परिभाषा बनी कि संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। अब संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं? संज्ञा के भेद दो तरह से होते हैं, मुख्य रूप से और सामान्य रूप से। मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के फिर से आगे दो भेद हो जाते हैं, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। और सामान्य रूप से व्यक्ति, जाति, भाव, समूह और द्रव्यवाचक। इस तरह से ये संज्ञा के भेद होते हैं। चलिए विस्तार से पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आते हैं, जातिवाचक में और भाववाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं, उसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो संज्ञा के सभी भेदों की संपूर्ण जानकारी के लिए हमें यहाँ विस्तार से समझना पड़ेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक। नाम से स्पष्ट हो रहा है, संज्ञा के जिस भेद में किसी व्यक्ति के नाम को या किसी विशेष स्थान के नाम को शामिल किया गया हो, जैसे राम, श्याम, गंगा, यमुना, ये क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं और किसी वस्तु का नाम है। और विशेष स्थान क्या है? दिल्ली, मुंबई, कैलाश आदि, ये विशेष स्थान के नाम हैं, इसलिए आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में जो वस्तुएं समूह में होंगी वे जातिवाचक में आ जाएंगी। जैसे इमारत होती है बिल्डिंग आपके घर के आसपास भी हो सकती है
मेरे घर में भी हो सकती है, हमारे विद्यालय की बिल्डिंगें हैं, हमारे शहर में बिल्डिंगें हैं और हमारे देश में अनेक कई तरह की इमारतें हैं। विद्यार्थी, आप भी विद्यार्थी हैं, आपकी कक्षा में और भी विद्यार्थी हैं, आपके स्कूल में और भी विद्यार्थी हैं और ऐसे ही हर स्कूल में, हर गांव में अनेक विद्यार्थी होते हैं। नेता भी आपको पता है समूह में होते हैं। अध्यापक भी बहुत सारे। केला फल है, आप केला खाते हैं, आपके पास भी बाजार से लाए हुए केले हो सकते हैं, दुकानदार के पास और भी कई तरह के केले हो सकते हैं। केले के पौधा यदि आपके घर में लगा हो तो उसमें भी केले हो सकते हैं। गाय, ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। संज्ञा का अगला भेद है भाववाचक। इस भेद को थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा। भाववाचक से अभिप्राय है हमारे मन के भावों से। आपको पता है हमारे मन में कई तरह के भाव होते हैं। कई बार जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं तो हमारे चेहरे पे खुशी का भाव होता है। अगर हमारे अनुसार कोई कार्य ना हुआ हो तो हम उदास हो जाते हैं और हमारे चेहरे पे उदासी का भाव होता है। इसी तरह से शर्माना, लज्जाना, खुशी, हंसी, ये सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे सुंदरता, सुंदर होने का भाव क्या है? सुंदरता। दया होने का भाव क्या है? दयावान या दयालु। क्रोध होने का भाव क्या है? क्रोधी। बूढ़ा होने का भाव क्या है? बुढ़ापा। और बच्चा होने का भाव क्या है? बचपन। इस तरह से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ये संज्ञा के भेद होते हैं और इनमें इन शब्दों को शामिल किया जाता है। जो अब मुझे लग रहा है कि संज्ञा के बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे और संज्ञा के प्रति आपके मन में किसी तरह का कोई भी संदेह नहीं रहा होगा। फिर से आपको बता देता हूँ, संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद मुख्य रूप से और सामान्य रूप से दो तरह से। मुख्य रूप से व्यक्ति, जाति, भाववाचक, और जातिवाचक के फिर से आगे दो भेद, समूह और द्रव्यवाचक। सामान्य रूप से व्यक्ति, जाति, भाव, समूह और द्रव्यवाचक। यहाँ आपको थोड़ा विस्तार से और बता देता हूँ। समूह और द्रव्यवाचक। समूह में जाति से आगे दो भेद और हो जाते हैं, जिसमें जो वस्तुएं समूह में होंगी वो समूहवाचक, और जो द्रव्य में होंगी, द्रव्य आपको पता है धातुओं में हो सकती है या द्रवित पदार्थों में हो सकती है, वे द्रव्यवाचक में। इसके आगे है संज्ञा के सभी भेदों की संपूर्ण जानकारी यहाँ दी गई है कि व्यक्ति, जाति और भाववाचक में कौन कौन से शब्दों को सम्मिलित किया गया होता है। चलिए आज का हमारा दूसरा विषय है उपसर्ग और प्रत्यय, उसके बारे में पढ़। सबसे पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। उपसर्ग कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द से पहले लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि शब्द से आगे लगने वाले शब्द, शब्द से पहले लगने वाले शब्द, आगे लगने वाले शब्द, शब्दांश जो होते हैं उनको कहते हैं उपसर्ग। लगेंगे किसके आगे? शब्द के आगे। और जो लगेगा उसको क्या कहेंगे? शब्दांश, शब्दों के टुकड़े, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे प्रचार, प्र उपसर्ग है और चार हमारा मूल शब्द है। अधिगम, मान लीजिए आपको अधिगम शब्द आता है और ऐसा पूछा जाता है कि इसमें पहचानिए उपसर्ग का प्रयोग है या प्रत्यय का, तो आप एक बात और ध्यान में रखेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। वे जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसके अर्थ में या विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं। तो अधिगम में अधि उपसर्ग है और गम मूल शब्द है। विहार में वि और हार, अनुराग में अनु और राग, स्वदेश में स्व और देश। आगे उपसर्ग की विशेषताएं बताई गई हैं कि शब्दांश का शब्द के आरंभ में जुड़ना, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाना, एक शब्दांश के प्रयोग में कई शब्द बनाना, जैसे धर्म से अधर्म, नीति से अनीति और नाथ से अनाथ। इन
एक बात और भी है कि इन शब्दांशों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप जब हिंदी में लेखन कार्य कर रहे हैं तो इन शब्दांशों को आप अपने वाक्यों में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। ये प्रयुक्त होंगे तो किसी शब्द के साथ जुड़ करके ही। अब हिंदी भाषा में कौन कौन से उपसर्ग हैं, हालांकि ये विषय थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, परंतु जब आप अगली कक्षाओं में जाओगे तो वहाँ पर आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हिंदी के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के और अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग। ये तो सिर्फ आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, पाठ्यक्रम में आपके ये सम्मिलित नहीं है। आपको केवल मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानना होता है या मूल शब्द के साथ उपसर्ग या प्रत्यय को जोड़ करके नया शब्द बनाना होता है। अब इसके बारे में अब बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय यानी शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश। उपसर्ग में कहाँ जुड़ रहे थे? शब्द के आगे। और प्रत्यय में कहाँ जुड़ेंगे? शब्द के पीछे। जो जुड़ेंगे उनको क्या कहा जाएगा? प्रत्यय। जो आगे जुड़ेंगे उनको कहा जाएगा उपसर्ग। थोड़ा विस्तार से बताऊं तो उपसर्ग दो तरह से, क्षमा करें, प्रत्यय दो तरह के होते हैं, कृदंत और तद्धित। कृदंत जो क्रियावाचक शब्दों से जुड़ते हैं और तद्धित जो संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के स्थान पर जुड़ते हैं। ये भी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ, आपको केवल पहचानने के लिए या शब्दों का जोड़ने के लिए आता है। जैसे मौखिक और मानसिक, इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कुलीन और नवीन में ईन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। धनवान और भाग्यवान में बान। वैसे ही ये प्रत्यय से युक्त शब्द होते हैं। और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्यारे बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय में कुछ समानताएं होती हैं। अक्सर हम यहीं पर थोड़ा संदेहात्मक स्थिति में चले जाते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है, उनके प्रयोग में हम कैसे पहचान सकते हैं ज़्यादा विस्तार से। तो उपसर्ग तथा प्रत्यय में नए शब्दों का निर्माण करते हैं। भाषा के भंडार को और भी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला अंतर ये है, उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगता है, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है। उपसर्ग जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन आ जाता है या विशेषता आ जाती है। प्रत्यय से भी यही होता है, उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता आ जाती है। उपसर्ग मूल शब्द पर निर्भर होते हैं और प्रत्यय भी मूल शब्द पर निर्भर होते हैं। अधिकांश उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ज़्यादातर जो उपसर्ग होते हैं उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, वे शब्द के अर्थ को ही ग्रहण करते हैं। वैसे ही अपवाद स्वरूप किसी प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। अपवाद का अर्थ है कि बहुत सारे प्रत्ययों में ऐसा होगा पर कुछ एक आधा ऐसा शब्द होगा जिसमें ये नियम नहीं लगेगा, तो उसको कहा जाता है अपवाद। उपसर्ग बहुदिशागामी होते हैं, इनका प्रयोग अपेक्षाकृत कठिन होता है। यानी हम अपने शब्दों में, हम अपने लेखन में बहुत कम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रत्यय का प्रयोग हमारे लेखन में बहुत अधिक होता है। उपसर्ग अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग होते हैं और प्रत्यय का प्रयोग सरल होता है। इसी तरह से ये उपसर्ग और प्रत्यय में समानता होती है। थोड़ा और जैसे ये कुछ शब्द हैं जो जहाँ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जैसे अल उपसर्ग से बना है अलवत्ता, कम से कम ख्याल, ला से लापरवाह, लावारिस, लापता, गैर से गैर हाजिर, खुश से खुशबू, खुशखबरी, दर से दरमियान, ना से नापसंद, नादान, नालायक, वद से बदनाम, बदकिस्मत, बददिमाग, बदबू, बे से बेईमान, बेइज्जत, बेकरार, बेमिसाल, हम से हम उम्र, हमदर्द, हम वतन, वा से बावजूद, वाइज्जत, व से
वस्तूर बदौलत, बिला से विला कसूर, सर से सरकार, सरफरोशी सरहद। इस तरह से आप देखिए कि उपसर्ग लगने से हम कैसे कैसे नए शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, नए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वैसे ही प्रत्यय से कैसे होगा, कमजोर से कमजोरी, दुर्जन से दुर्जनता, उत्साह से उत्साहित, लिख से लिखावट, बुरा से बुराई, लोक से लौकिक, धन से धनवान, जुर्माना तो जुर्म और आना जुर्माना, और मिलन और सार से मिलनसार, बैठ और अक से बैठक, और वैसे बूढ़ा और आपा बन जाएगा बूढ़ापा। अब प्यारे बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है, दोनों की परिभाषा क्या होती है, दोनों का प्रयोग कैसे होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप विस्तार से ऐसा समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, उपसर्ग और प्रत्यय की असमानताओं और समानताओं को पहले अच्छे से समझ लें, संज्ञा और उसके भेदों को अच्छे से समझ लें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और आपके अभ्यास सागर में पाठ 3 और 4 में जो उपसर्ग और प्रत्यय दिए गए हैं वहाँ भी आप देखें और उन परिवर्तनों को अच्छे से समझ करके उपसर्ग प्रत्यय संज्ञा और उसके भेदों की पुनरावृत्ति कर लें। कल आपकी पत्र लेखन की कक्षा परीक्षा होगी, इसलिए कल के वीडियो में जो आपको मैंने पत्र लेखन की पुनरावृत्ति करवाई थी उसको एक बार फिर से अच्छे से कर लें और कल की लिखित परीक्षा के लिए अपने आप को अच्छे से तैयार कर लें। गृह कार्य में आज के भेजे हुए वीडियो में जो आपको बताया गया, पढ़ाया गया, उसको अधिक से अधिक समझें। धन्यवाद। शुभ दिवस।